स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। पिछले वीडियो में हमने हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। उसमें हमने परागण के बारे में पढ़ा था। परागण के अंदर जो परागकोश होता है जब परिपक्व हो जाता है, जब वह फट जाता है तो उसमें से परागकण निकलते हैं और इस तरीके से वर्तिका पर पहुंचे जाते हैं। उस क्रिया को परागण कहते हैं। और मुख्य रूप से परागण दो प्रकार का था, स्वपरागण और परपरागण। परागण होने के बाद में परागण का मतलब है कि जैसे कि अंडक की जो वर्तिका होती है इसके ऊपर परागकण पहुंच जाते हैं, परागकण पहुंचे जाते हैं। इसी क्रिया को परागण कहते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले असंगतता। असंगतता या अनिश्चितता। असंगतता या अनिश्चितता, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो कार्य सक्षम नर युग्मक व मादा युग्मक, नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन नहीं होना। कहने का मतलब है निषेचन की क्रिया नहीं होना, निषेचन नहीं होना, उसी को असंगतता या अनिश्चितता कहते हैं। कार्य सक्षम या जो जनन करने के लिए महत्वपूर्ण जो युग्मक हैं, विकसित हो चुके हैं, परिपक्व हैं, कार्य करने में सक्षम हैं, नर युग्मक व मादा युग्मक, वो आपस में संलयित नहीं हो पाते हैं। और आपस में संलयित नहीं हो पाते हैं तो निषेचन भी नहीं होता है। इसी क्रिया को या इसी घटना को असंगतता या अनिश्चितता कहते हैं। कार्य सक्षम नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन नहीं होना अर्थात निषेचन नहीं होना असंगतता या अनिश्चितता कहलाता है। असंगतता या अनिश्चितता ये दो प्रकार की होती है। असंगतता या अनिश्चितता दो प्रकार की होती है। पहला भाग है इसका अंतराजातीय, दूसरा भाग है इसका आंतरजातीय। पहला भाग है इसका अंतराजातीय। जब असंगतता या अनिश्चितता एक ही वंश की दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य होती है। इसमें एक ही वंश की दो अलग अलग जातियां होती हैं जिनके मध्य निषेचन नहीं हो पाता है, उसे अंतराजातीय कहते हैं। जब असंगतता एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के मध्य होती है तो उसे अंतराजातीय असंगतता कहते हैं। इसका उदाहरण है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिसिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस
सरसों और ब्रेसिका रापा राई। दोनों का वंश एक ही है, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग हैं, तो इनके मध्य असंगतता पाई जाती है। इसी असंगतता को अंतराजातीय असंगतता कहते हैं। अंतराजातीय असंगतता दो अलग अलग जातियां हों, लेकिन वो एक ही वंश की होनी चाहिए, उसके मध्य पाई जाती है। इसका दूसरा भाग है आंतर जातीय असंगतता। दूसरा भाग है आंतरजातीय असंगतता। जब असंगतता एक ही जाति के दो सदस्यों के बीच पाई जाती है, तो उसे आंतरजातीय असंगतता कहते हैं। जैसे कि पिरमुल्ला, अंतरजातीय असंगतता में वंश एक होता है, वंश एक होता है और जातियां अलग अलग होती हैं। आंतरजातीय के अंदर एक ही जाति के दो सदस्यों के मध्य पाई जाती है। आंतरजातीय जो असंगतता होती है उसे स्व अनिश्चयता भी कहते हैं। स्व अनिश्चयता या स्व बंध्यता, स्व अनिश्चितता या स्व बंध्यता। आंतरजातीय जब एक ही जाति के दो अलग अलग सदस्यों के मध्य असंगतता होती है तो उसे आंतरजातीय कहते हैं। और आंतरजातीय असंगतता को स्व अनिश्चितता या स्व बंध्यता भी कहते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं, स्व अनिश्चितता के कुछ कारण हैं। जैसे पहला कारण है कि जो परागकण होते हैं, परागकण वर्तिकाग्र परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, लेकिन परागकणों का अंकुरण नहीं होता है। परागकणों का अंकुरण नहीं होता है। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण, परागकणों का अंकुरण हो गया लेकिन परागकणों से परागनली नहीं निकलती है। यदि परागकणी जो ये परागनली होती है ये निकल जाती है तो ये आगे जाकर अवरुद्ध हो जाती है, विकसित नहीं हो पाती है। तीसरा कारण, यदि परागनली विकसित हो गई तो ये बीजांड में प्रवेश नहीं कर पाती है। चौथा कारण। पांचवा कारण है कि बीजांड में प्रवेश कर गई तो इसका आगे का सिरा होता है परागनली का, वो फट नहीं पाता है, जिससे नर युग्मक बाहर नहीं निकल पाते। यदि ये भी फट जाता है तो छठा कारण है इसका कि नर युग्मक और मादा युग्मक का बीजांड में संलयन नहीं हो पाता है। स्वबंध्यता का पहला कारण है परागकणों का अंकुरण नहीं होना। परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच गए लेकिन अंकुरित नहीं हो रहे हैं। दूसरा कारण है परागकणों से परागनली का विकसित न होना, परागनली नहीं निकल पाती है। तीसरा कारण है यदि परागनली निकल जाती है तो परागनली की वृद्धि नहीं होती है। चौथा कारण है कि जो परागनली होती है
बीजांड में प्रवेश नहीं कर पाती है। पांचवा कारण है कि प्रागनली का आगे का सिरा हट नहीं पाता है। छठा कारण है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन नहीं होना। तो ये सौगंध्यता या सौअनिश्चितता या आंतरजातीय असंगतता के कारण है। कार्य सक्षम नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन नहीं होना अर्थात निषेचन नहीं होना असंगतता कहलाता है। असंगतता दो प्रकार की, अंतराजातीय जिसमें एक ही वंश होता है लेकिन जातियां अलग अलग होती हैं, जैसे कि ब्रेशिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेशिका रापा। अंतरजातीय इसमें एक ही जाति के दो अलग अलग सदस्य होते हैं, जैसे कि पिरमुला, उनके मध्य निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। अंतरजातीय असंगतता को सौअनिश्चितता या सौबंध्यता भी कहते हैं। सौबंध्यता या सौअनिश्चितता के कुछ कारण हैं, जैसे कि पराग कणों का अंकुरण नहीं होना, पराग नली का विकसित नहीं होना, पराग नली की वृद्धि नहीं हो पाना, पराग नली का बीजांड में प्रवेश न करना, पराग नली का आगे का सिरा फट न पाना। पराग नली का आगे का जब सिरा फट जाता है तो बीजांड के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन नहीं हो पाता है। ये असंगतता के बारे में था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे निषेचन। पादपों में निषेचन किस प्रकार से होता है। निषेचन में नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन होता है। अब नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन किस प्रकार से होता है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। पादपों में निषेचन की जो खोज है, सबसे पहले स्ट्रास बर्जर ने 1884 में लीलियम पादप में की थी। निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1884 में लीलियम पादप के अंदर की थी। सबसे पहले देखते हैं जो निषेचन के अंदर सबसे पहली क्रिया कौन सी होगी। अब जो पादपों के अंदर निषेचन की क्रिया है उसको निम्न बिंदुओं के अंदर बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहला बिंदु है पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका की लंबाई के अंदर वृद्धि होना। निषेचन का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अनुसार करेंगे। सबसे पहला बिंदु पढ़ेंगे पराग कणों का अंकुरण तथा पराग नलिका का विकसित होना। पादपों में जब निषेचन की क्रिया होती है तो सबसे पहले जो पराग कण होते हैं वो सबसे पहले स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं।
परागण की क्रिया के द्वारा, परागण की क्रिया के द्वारा परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। वर्तिकाग्र पर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ श्लेष्म पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि रेजिन है, स्टार्च है, गोंद है, बोरोन है, लिपिड है। उनसे परागकणों को पोषण मिलता है और परागकणों का जो जनन छिद्र होता है, अर्थात परागकणों के जिस भाग पर स्पोरोपोलेगिन या बाह्य चोल नहीं पाया जाता है, उन भागों को जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्रों से पराग नली विकसित होने लगती है और पराग नली धीरे धीरे वर्तिका की ओर, वर्तिका की ओर गति करती है। वर्तिका से धीरे धीरे पराग नली अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। अंडाशय परागण की क्रिया के द्वारा परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचे जाते हैं। अब वर्तिकाग्र पर ऐसा तो है नहीं कि एक ही पौधे के जो या एक ही पुष्प है उसी के परागकण जाएंगे। वर्तिकाग्र पर अलग अलग जातियों के जो पौधे होते हैं उनके परागकण भी आ जाते हैं, लेकिन वर्तिकाग्र अपनी ही जाति के परागकणों को अंकुरित करती है। इस क्रिया को पराग स्त्री क्रिया कहते हैं। पराग स्त्री क्रिया कहते हैं। वर्तिकाग्र अपनी ही जाति के परागकणों को अंकुरित करती है, अर्थात निषेचन के लिए उनको ग्रहण करती है। जैसे ही परागण की क्रिया के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकण वर्तिकाग्र पर उपस्थित श्लेष्म जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि गोंद है, स्टार्च है, लिपिड है, रेजिन है, बोरोन है, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और परागकणों का जो जनन छिद्र होता है उससे पराग नली विकसित होने लगती है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अंकुरित होने में, पहुंचने के बाद यानी कि उस समय से लेकर और परागकण जितने समय बाद अंकुरित होते हैं अर्थात उनसे पराग नली निकलती है, उसके बीच में जो समय लगता है उसे पराग अंकुरण काल कहते हैं। पराग अंकुरण काल कहते हैं। कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनसे केवल एक ही पराग नली निकलती है। उन परागकणों को एक नलीय परागकण कहते हैं। कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनसे केवल एक ही पराग नली निकलती है, उन्हें एक नलीय परागकण कहते हैं। और कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनसे एक से अधिक पराग नली निकलती हैं, उन्हें बहुनलीय परागकण कहते हैं। जैसे कि कुकर बिटेसी, मालवेसी, कुकर बिटेसी, मालवेसी कुल के पौधे, ये बहुनलिया होते हैं। परागकणों की जो पराग नली होती है इसकी लंबाई वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। परागकणों की जो पराग
नली। इसकी लंबाई, पराग नली की जो लंबाई होती है वो वर्तिका की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अर्थात वर्तिका जितनी लंबी होगी पराग नली भी उतनी ही लंबी होगी। जैसे उदाहरण है जो मक्का होता है, इसकी जो वर्तिका है, इसकी जो लंबाई है लगभग 450 mm होती है। तो इसका मतलब मक्के के अंदर जो पराग नली होती है वो 450 mm तक होती है। जैसे ही परागण की क्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकण वर्तिकाग्र पर उपस्थित जो श्लेष्मक पदार्थ होते हैं जैसे कि गोंद है, रेजिन है, लिपिड है, बोरोन है, उनके द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं और परागकणों का जो जनन छिद्र होता है उनसे पराग नली विकसित होने लगती है। इसी क्रिया को परागकणों का अंकुरण कहते हैं। इसके अंदर जो समय लगता है उसको पराग अंकुरण काल कहते हैं। कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनसे केवल एक ही पराग नली निकलती है, उनको एक नली के परागकण कहते हैं। कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से अधिक पराग नली विकसित होती है, उन्हें बहुनलीकीय परागकण कहते हैं, जैसे कि कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पौधों में। वर्तिका जितनी लंबी होती है पराग नली भी उतनी ही लंबी होती है। जैसे कि मक्का है, मक्का में जो वर्तिका होती है उसकी लंबाई लगभग 450 mm होती है। अगला टॉपिक अपना पराग कणों की वृद्धि। जो पराग नली है वो किस प्रकार से विकसित होती है वर्तिका के अंदर। पराग नलिका की वृद्धि। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं परागकण का अंकुरण हो जाता है। पराग नली होती है वर्तिका में अनेक प्रकार से विकसित होती है। पराग नलिका की जो लंबाई होती है वो वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि राई बीज है, राई बीज, लीलियम है। इन पौधों की जो वर्तिका होती है वो अंदर से खोखली होती है जिसमें पराग नली वृद्धि करके आगे विकसित हो जाती है, आगे चली जाती है। अधिकतर जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो वर्तिका होती है ये उत्कों से भरी हुई होती है। इस समय पराग नली से पैक्टिनेज एंजाइम विकसित होता है, एंजाइम निकलता है। वो इन उत्कों को अपघटित करके, इनको नष्ट करके वर्तिका में एक मार्ग बना देता है जिसमें से पराग नली वृद्धि करके बीजांड तक पहुंच जाती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर पराग नली होती है। वर्तिका के अंदर जो अंतराकोशीय अवकाश होते हैं उनके द्वारा गति करती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है, जैसे कि आइनोथेरा है, पिटूनिया है। आइनोथेरा
थेरा, पिट्टूनिया। जैसे ही परागकण, तो कहने का मतलब यह है कि जो परागनलिका की वृद्धि होती है वो 3 प्रकार से हो गई, 3 प्रकार से होती है। दोबारा से देखते हैं इसे। वर्तिकाग्र, जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागकणों का जो जन्म छिद्र होता है उससे परागनली विकसित होने लगती है, अर्थात परागकणों का अंकुरण होने लगता है। परागनलिका की वृद्धि का पहला तरीका है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि राईबीज, लीलियम, इनके अंदर जो वर्तिका होती है वो खोखली होती है, वर्तिका खोखली होती है, जिसमें परागनली वृद्धि करके बीजांड तक पहुंच जाती है। दूसरा तरीका है कि अधिकतर जो पौधे होते हैं, अधिकतर पौधों में जो वर्तिका होती है यह उत्तकों से भरी हुई होती है। तो इस समय जो परागकण होते हैं उनसे जैसे परागनली निकलती है तो ये परागनली पैक्टिनेट एंजाइम का स्त्रवण करती है, जिससे उत्तक नष्ट हो जाते हैं और वर्तिका के अंदर एक गुहा बन जाती है या एक नली बन जाती है, जिसके द्वारा परागनली गति करती हुई या वृद्धि करती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। ये दूसरा तरीका है जो कि अधिकतर पादपों में होता है। तीसरा है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि आइनोथेरा है, आइनोथेरा, पिट्टूनिया, इन पौधों की जो वर्तिका होती है उस वर्तिका में अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, अर्थात कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागकणों की जो परागनलिका होती है वह अंतरकोशिकीय स्थानों से गति करती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है, अंतरकोशिकीय स्थानों से वृद्धि करती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से परागनलिका की वृद्धि होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो परागनलिका की जो वृद्धि होती है वो एक दिशीय होती है, एक दिशीय। वह रसायन अनुवर्ती। परागनलिका की जो वृद्धि होती है वो केवल एक ही दिशा में होती है और यह जो वृद्धि होती है रासायनिक पदार्थों के ग्रहण होने के बाद में होती है, इसको रसायन अनुवर्ती कहते हैं। तो परागनलिका की जो वृद्धि है वो एक दिशीय तथा रसायन अनुवर्ती होती है। अब जो इसके बाद में जैसे ही वृद्धि होगी, परागनलिका की जैसे ही वृद्धि हो जाती है तो जो परागनलिका होती है वो धीरे धीरे बीजांड में प्रवेश करने लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो परागनलिका होती है बीजांड में कैसे प्रवेश करती है। धन्यवाद।